प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर के इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन या परागण। परागण का ये दूसरा लेक्चर है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन हेतु क्या एडेप्शंस फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं या स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि पुष्प में ऐसी कौन सी संरचनाएं और रचनाएं पाई जाए जिसके कारण स्वपरागण हेतु लक्षण उपस्थित होते हुए भी पादप या पुष्प में परपरागण होता है। तो इसको हम अनुकूलताओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ने के लिए इसकी पूर्व की वीडियो को या पॉलिनेशन पार्ट फर्स्ट को आप जरूर देखें। आज की ये क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर की डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित हो रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित होता है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम एलोगेमी भी है, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न पुष्प पॉलिनेशन में प्रयुक्त हो रहे हैं। दोनों की आनुवंशिकीय संरचनाएं अलग अलग प्रकार की है, चाहे वो एक ही जाति के दो पुष्प क्यों नहीं हो। क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भाग में? दो भागों में। जब कोई पर परागण एक ही प्रजाति के दो भिन्न भिन्न पुष्पों के मध्य हो, प्रजाति कितनी होगी? एक ही प्रजाति के मध्य होने वाला परागण कहलाता है जीनोगेमी। और जब दो भिन्न भिन्न प्रजाति के पुष्प के मध्य परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको नाम देते हैं हाइब्रिडिज्म अथवा संकरण। याद रखना, आप एक ही जाति के मध्य हो तो जीनोगेमी या प्रालैंगिकता, और दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होता है तो इसको संकरण की परिभाषा के अंतर्गत मानते हैं। होगा क्या? वो क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब फ्लावर की सामान्य स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है इसके अंदर कि इसमें दल पाए जाते हैं, दल के साथ में बाह्यदल पाए जाते हैं और बाह्यदल के साथ में पुष्पवृंत। इसमें आवश्यक जनन अंग के रूप में स्त्री केसर और स्त्री केसर के साथ में पुंकेसर। स्वपरागण जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि फ्लावर उभयलिंगी होना जरूरी है, अर्थात उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही प्रेजेंट हो तो इसमें स्वपरागण होगा। और दोनों ही जनन अंगों का परिपक्वन काल एक साथ में हो, जिसको हम समकालपक्वता या होमोगेमी से परिभाषित किया था। दोनों साथ साथ में परिपक्व होंगे तो इसमें स्वपरागण होने की संभावना होगी। और पुष्प बंद आकृति का हो तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट पुष्प है वो उभयलिंगी हो सकता है, लेकिन कोई विशेष संरचना पाई जाएगी जिसके कारण क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसी से संदर्भ हम अनुकूलन को हम पढ़ना प्रारंभ करें। पहला अनुकूलन है सेल्फ
स्टेरिलिटी या स्वबंधितता। स्वबंधितता का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर के परागकोश से निकले हुए परागकण जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो वो अंकुरित नहीं हो, परागकणों का अंकुरण नहीं हो। स्वयं के परागकण अंकुरित नहीं होते हैं, इस स्थिति को नाम देते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी अथवा स्वबंधितता। अब ये इतनी हानिकारक स्थिति तक हो सकता है कि यदि इसके परागकण उसी पुष्प पर गिरे तो निषेचन और जनन की क्रिया प्रभावित होती है, या भी ये भी हो सकता है कि जैसे ही इसके परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो गिरते ही वर्तिकाग्र नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। इतने हार्मफुल होते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम इसको देखें तो ये पेसिफ्लोरा वाइटिस अंगूर, पेसिफ्लोरा का हिंदी में कहते हैं राखी बेल, और सेब के पौधों में सामान्य तौर पर पाई जाती है। इसीलिए सेल्फ स्टेरिलिटी के कारण इस पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकणों का दूसरे पुष्प पर परागित होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पहला क्या हुआ? सेल्फ स्टेरिलिटी। तो जब स्वबंधित या सेल्फ स्टेरिलिटी होती है तो उसमें स्वपरागण की संभावना नहीं होगी, बल्कि कौन सा होगा? परपरागण होगा। दूसरा लक्षण जो परपरागण को प्रेरित करता है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी से तात्पर्य क्या हुआ? जो हिंदी में इसको नाम देते हैं एक लिंगिकता, अर्थात पादप में एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं जिसमें जनन संस्था एक ही होगी, या तो नर जनन संस्था होगी या मादा जनन संस्था होगी। ऐसे पुष्प क्या नाम देते हैं? एक लिंगी। जब पूरे पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाता है तो पादप भी कैसा कहलाएगा? एक लिंगी पादप। तो ये एक लिंगी पादप है। अब इस एक लिंगी पादप में इसका एग्जाम्पल लिया गया पपीता में। पपीता के दो अलग अलग पादप, एक नर पादप कहलाता है, एक मादा पादप कहलाता है। नर पादप पर नर पुष्प विकसित होते हैं जिसमें केवल पुंकेसर विकसित होगा, जायांग अनुपस्थित होता है या विकसित नहीं होता। जबकि मादा पुष्प में जायांग या स्त्री केसर विकसित होता है जबकि पुंकेसर नहीं होता। तो जब फ्लावर ही दो हैं, अलग अलग फ्लावर है, तो इसमें स्व निषेचन होने की संभावना नहीं होती, स्व परागण होने की संभावना नहीं होती, बल्कि इसके स्थान पर परपरागण होने की संभावना पूरी होती है। लेकिन जब कभी भी उभयलिंगी पादप पाए जाए, पादप उभयलिंगी है, फ्लावर की बात नहीं कर रहे हम, पादप उभयलिंगी है, और उसमें पुष्प है वो एक लिंगी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का। तो मक्के में क्या है? मक्का का प्लांट ही है। इस प्लांट के शीर्ष भाग पर नर पुष्प उपस्थित होता है। कौन सा होता है? नर। जबकि इसके आधार्य भाग पर क्या स्थित होता है? मादा। तो ये मादा पुष्प। तो पुष्प तो एक लिंगी है, लेकिन एक ही पादप पर दोनों प्रकार के फ्लावर प्रेजेंट है। तो प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। अब यहां से निकले हुए परागकण कहाँ जाएंगे? उसी पादप के या दूसरे पादप के। तो वो क्या रहा है? और दूसरे पादप पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं या परागित हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? परपरागण हो रहा है। उसी पुष्प में तो नहीं हो रहा है, स्वपरागण नहीं हो रहा है, तो कौन सा होगा? परपरागण। ये उसी पादप के आधार्य भाग पर स्थित मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागित हो सकते हैं, अथवा इसके पास स्थित पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पादप लेकिन पुष्प एक लिंगी होते हैं, उस स्थिति में भी उस पुष्प में परपरागण संभव होगा। तीसरा जो लक्षण आता है उसको नाम देते हैं भिन्न काल प्रवक्ता। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्वपरागित पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर एक साथ में परिपक्व होते हैं, जिसको नाम देते हैं समकाल प्रवक्ता। यदि ये अलग अलग स्थिति हो जाती है, जैसे पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया और स्त्री केसर परिपक्व नहीं हुई, तो छोटा सा डायग्राम स्त्री केसर का, उसके पास में किसका है? पुंकेसर का। अब पुंकेसर परिपक्व हो गए तो परागकोश परिस्फुटित होगा, परिस्फुटित होने से परागकण बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वो
वर्तिकाग्र पर जाएंगे उसी पुष्प की, लेकिन वर्तिका अभी परिपक्व नहीं हुई है, ये परागकणों को ग्रहण नहीं कर सकती, अथवा अब अपरिपक्व अवस्था होने के कारण पराग स्त्री के सर्पास प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती, फलस्वरूप परागकण अंकुरित नहीं होते, तो स्वपरागण नहीं हुआ। या फिर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो गया लेकिन परागकोश परिपक्व नहीं हुआ, तो ये तो परागकणों को ग्रहण करने की स्थिति में है, लेकिन परागकोश परिपक्व नहीं होने के कारण परागकण का परिस्फुटन हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो परागकण बाहर नहीं निकलने के कारण स्वपरागण नहीं हुआ। अगेन अब कौन सा होगा? परपरागण होगा। तो ऐसी स्थिति में या तो उस पुष्प में पुंकेसर पहले परिपक्व होगा या फिर स्त्री केसर पहले परिपक्व होगा। स्त्री केसर और पुंकेसर के अलग अलग समय परिपक्व होने की इस स्थिति को भिन्न काल परिपक्वता अथवा डाइकोगेमी कहते हैं। यदि ऐसे पुष्प में पुंकेसर पहले परिपक्व होता है तो उस स्थिति को नाम देते हैं प्रोटोएंड्रस। एंड्रस एंड्रोसियम से बना हुआ है, प्रोटोएंड्रस, जैसे गुड़हल के अंदर देखने को मिलता है, कपास में देखने को मिलता है, अथवा स्त्री केसर पहले परिपक्व होता है तो उसको नाम देते हैं प्रोटोगेमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का और बैंगन में पुष्प कैसे है? उभयलिंगी है, लेकिन दोनों जनन संरचनाओं के परिपक्वन काल भिन्न भिन्न होने के कारण उसमें परपरागण के स्थान पर स्वपरागण के स्थान पर परपरागण संभव हो पाता है। प्रोटोएंड्रस को हिंदी में कहते हैं पूर्वी और प्रोटोगेमी को हिंदी में कहते हैं स्त्री पूर्वी। तो ये था डाइकोगेमी। क्या साबित करता है, क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगेमी के कारण बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के स्थान पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एडिप्शन पाया जाता है चौथे प्रकार का, उसको नाम देते हैं हर्कोगेमी या अवरोधक संरचना। हर्को जो वर्ड हरकोश से बना हुआ होता है, और हरकोश का तात्पर्य होता है अवरोधक संरचना या अवरोध उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया। क्या होना है? अवरोध उत्पन्न होगा। किस में? परागकण और स्त्री केसर के बीच में या वर्तिकाग्र के बीच में। कैसा है? जैसे पहला एग्जाम्पल लेता है कैलोट्रोपिस का, आग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आग के अंतर्गत तो होता है क्या है, जितने भी परागकण हैं वो एक छोटी छोटी थैलियों में बंधित होते हैं। किसमें स्थित होता है? थैलियों में। और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ट्रांसलेटर, और इन थैली संरचना को नाम देते हैं पॉलिनियम। ये पॉलिनियम जैसी संरचना इस पुष्प में पाई जाने वाली पंचकोणीय के किनारे क्षेत्र में स्थित होते हैं, और इसके अंदर पाई जाने वाली वर्तिकाग्र के ऊपर एक झिल्लीबद्ध संरचना पाई जाती है। तो इस परागकणों के और इस वर्तिकाग्र के मध्य एक झिल्लीबद्ध अवरोधक संरचना पाई जाती है। फलस्वरूप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही कोई कीट इसके ऊपर बैठता है तो कीट की टांग के अंदर ये फंसने के कारण यहाँ से इन कोणों से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही ये कीट किसी दूसरे पुष्प पर मकरंद लेने हेतु बैठता है, उस स्थिति में बैठने के कारण इसकी ऊपरी झिल्ली फट जाती है, और उस स्थिति में पॉलिनियम इसके ऊपर स्थानांतरित होने से परागकण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो इस ट्रांसलेटर की उपस्थिति के कारण आंख में स्वपरागण के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ट्रोपोलियम का। ट्रोपोलियम में क्या होता है? सिंपल सा फ्लावर, और फ्लावर के अंतर्गत गाइनोसियम, और गाइनोसियम इस फ्लावर से बाहर निकले हुए क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर। अब पुंकेसर इस पुष्प से बाहर निकले हुए हैं, पुतंतु बहुत लंबा होता है इसलिए परागकोश है वो वर्तिकाग्र से बहुत दूर है। अब ऐसी स्थिति में यदि इस परागकोश के परिस्फुटन के फलस्वरूप परागकण निकलेंगे तो इस फ्लावर के आसपास कहीं नहीं होंगे, वो दूर जाके गिरेंगे। अब जब तक ये परागकण इसके ऊपर वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर नहीं होते हैं तब तक क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं। अब ये दूर परिस्फुटित होने वाले परागकण हमेशा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही स्थानांतरित होता है। तो लंबे पूत तंतु युक्त
पुंकेसर उपस्थित होने के कारण उभयलिंगी और समकाल परिपक्व युक्त पुष्प होते हुए भी इस ट्रोपेलियम में क्या पाया जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा। तो ये जो एक अवरोध उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण हुआ है? भूतंतु के कारण। इसको हम हर्कोगेमी के संदर्भ में पढ़ते हैं। पांचवा जो प्रकार हेटेरोस्टेली या हिंदी में कहेंगे इसको विषमवर्तिकत्व। विषमवर्तिकत्व नाम से या शब्द से स्पष्ट हो रहा है। विषमवर्तिकत्व क्या मतलब हुआ इसमें कि एक तो वर्तिका और दूसरा पुंकेसर की जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न है। दो स्थिति बनेगी, वर्तिका छोटी है और पुंकेसर लंबे हैं, अथवा वर्तिका लंबी है और पुंकेसर छोटे हैं। तो क्या इन दोनों स्थिति में स्वपरागण हो सकता है? कभी नहीं। वर्तिका अथवा अंडाशय के आसपास पुंकेसर स्थित है तो यहाँ से निकलने वाले परागकण इसके आसपास ही स्थित होते हैं। इसकी वर्तिका तक पहुँचने की संभावना 0 होती है। ये परागकण तभी ही बाहर निकलेंगे जब कोई इसके लिए माध्यम आएगा, तब तक। पुष्प में इस प्रकार की स्थिति जिसमें पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई भिन्न भी होती है, तो ऐसे पुष्प को डाइमॉर्फिक पुष्प या द्विरूपी पुष्प नाम दिया जाता है। वर्तिका और पुंकेसर की लंबाई के आधार पर इस प्रकार के डाइमॉर्फिक फ्लावर पिनऑइड और थ्रम्बॉइड प्रकार के हो सकते हैं। थ्रम्बॉइड और पिनॉइड, पुंकेसर लंबे, पिनॉइड नहीं, थ्रम्बॉइड प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका आता है? ऑक्जेलिस। अथवा डाइमॉर्फिक के स्थान पर कभी कभी ट्राइमॉर्फिक प्रकार के भी फ्लावर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा हुआ? लाइथ्रम के अंतर्गत ट्राइमॉर्फिक प्रकार के पाया जाता है। लेकिन मोस्टली एडेप्शंस के संदर्भ में यदि पढ़े तो कौन सा पढ़ना पड़ता है हमें? डाइमॉर्फिक प्रकार के। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 5 प्रकार के संरचनाएं या लक्षण, जिसमें एक लिंगिकता, भिन्न काल पक्वता, हेटेरोगेमी, हेटेरोस्टाइल जैसी संरचनाएं और सेल्फ स्टेबिलिटी जैसे लक्षण किसी भी पुष्प में स्वपरागण के स्थान पर परपरागण प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो हमने 2 प्रकार के टॉपिक, स्वपरागण हेतु क्या अनुकूलन पाया जाना चाहिए और परपरागण हेतु क्या अनुकूलन पाया जाना चाहिए, को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। हम सामान्य किसी मॉर्फोलॉजी, पुष्प की मॉर्फोलॉजी को देख करके हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इसके अंदर परपरागण होगा या फिर स्वपरागण है। हालांकि कुछ एक अपवाद स्वरूप ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं जिसमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है, लेकिन मोटे तौर पर हम परपरागण और स्वपरागण की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। आज के इस टॉपिक के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम के आधार पर हम क्रॉस पॉलिनेशन की विभिन्न प्रकार के प्रकारों को पढ़ेंगे। नमस्कार।